पार्ट 3 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, वो डील करता है रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट से, जो जिसके अंदर आता है सेक्शन 17 से 22। सेक्शन 17 जो है वो ये बात करता है वो डॉक्यूमेंट्स का जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो या तो कंपलसरी होता है या ऑप्शनल होता है। तो जो सेक्शन 17 है वो डील करता है उन डॉक्यूमेंट्स का जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और सेक्शन 18 जो है वो ये बात करता है वो डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन 17 की, जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सेक्शन 17 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, पहला है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई भी पर्सन गिफ्ट कर रहा है तो वो जो गिफ्ट की गीग होगी उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी होगा। ठीक है, फिर आता है अपन सेकंड, वो जो कि बात करता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, रिमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 100 रुपीज और मोर। ठीक है, वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपया उससे ज़्यादा है उसके किसी भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, डिक्लेयर करता है, असाइन करता है, रिमिट करता है या एक्सटिंग्विश करता है। ठीक है, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपया उससे ज़्यादा है उसका कोई भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन या रिमिट करता है, ऐसा कोई भी अगर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। ठीक है, फिर ये बात करता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन और एक्सटेंशन ऑफ एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट है किसी पर्सन का, ठीक है, उसका अगर कोई भी क्रिएशन, लिमिटेशन किया गया है तो उस जो ये क्रिएशन या लिमिटेशन किया गया है उसके एक्नॉलेज या जो पेमेंट किया गया है उसको एक्नॉलेज के लिए जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक्नॉलेज रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। फिर बात करते हैं लीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो भी ईयर टू ईयर लीज होती है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। देन आता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट transferring or assigning any decree or order of a court or any award which create, declare, assign, remit or extinguish any right, title or interest in immovable property value of 100 rupees or more। वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफर करता है या असाइन करता है किसी भी डिक्री या ऑर्डर को, ठीक है, या किसी अवार्ड को, जो कि क्रिएट करता है, डिक्लेयर करके असाइन करता है कोई भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जिसकी वैल्यू 100 रुपया उससे ज़्यादा हो। फिर हम बात करते हैं अथॉरिटी टू अडॉप्ट ए सन विच सच अथॉरिटी नॉट कन्फर्ड बाय विल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। किसी भी सन को अडॉप्ट करने की जो अथॉरिटी होती है उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, और वो जो अथॉरिटी होती है वो किसी विल के द्वारा कंफर्म नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 53A ऑफ TPA। सेक्शन 53 ए ऑफ TPA जो है वो डील करता है पार परफॉर्मेंस की। ठीक है, जो भी किसी भी पार परफॉर्मेंस का के पर्पज से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको जो रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, जो कि एग्जीक्यूट हुआ है ऑन या आफ्टर इंसेप्शन ऑफ रजिस्ट्रेबल एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। ठीक है, सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 का क्लोज बी और सी जो है वो इन कंडीशंस पे ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब कि इनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है। पहला है कंपोजिशन डीड, दूसरा है किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंस्ट्रूमेंट,
तीसरा है कि वो डिबेंचर, ठीक है, जो कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये या उससे कम है, उसमें कोई भी राइट या इंटरेस्ट जो है उसको क्रिएट या डिक्लेयर ना करे। एनी डॉक्यूमेंट नॉट इटसेल्फ क्रिएट एनी राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम हो, ठीक है। एनी डिक्री और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट है मैटर ऑफ सूट का, उसके रिगार्डिंग कोई भी डिक्री या ऑर्डर हो। गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेक बाय रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है पार्टीशन का तो उसको रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं है। एनी ऑर्डर ग्रांटिंग लोन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ करेक्टर सिक्योरिटीज जो कि इन एक्ट्स के अंदर आता है। एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1884, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890, रेंट इम्प्रूवमेंट एक्ट 1871। कोई भी एनी एनगोर्समेंट और मॉर्गेज की एक्नॉलेजिंग पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, किसी भी मॉर्गेज मनी का कोई पेमेंट होता है उसको एक्नॉलेज करने के लिए अगर कोई एनगोर्समेंट किया गया है तो उसको रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं है। किसी भी पब्लिक ऑप्शन की सेल है उसके सर्टिफिकेट को भी रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं है। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन 18 की, जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल होता है। पहला आता है इंस्ट्रूमेंट अदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट और विल, ठीक है, जो कि क्रिएट करता है, डिक्लेयर करता है, असाइन करता है, रिमिट करता है, एक्सक्लूड करता है फ्यूचर में या प्रेजेंट में कोई भी राइट, इंटरेस्ट या टाइकर, चाहे वो वेस्टेज हो या कंटिजेंट हो, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू 100 रुपये है उससे कम है, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट अदर देन गिफ्ट और विल जो कि क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, रिमिट का एक्सक्लूजन करता है चाहे प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी भी राइट, टाइकर, इंटरेस्ट को, चाहे वो वेस्टेज या कंटिजेंट हो, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू जो है 100 रुपये उससे कम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है अपना इंस्ट्रूमेंट जो कि एक्नॉलेज करता है रिसीव या पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन को इस अकाउंट पे कि उसने किसी भी टाइकर, राइट या इंटरेस्ट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसको डिक्लेयर, असाइन, क्रिएट या रिमिट किया हो, ठीक है। फिर आता है लीज लेस देन 1 ईयर, 1 साल से नीचे की जो भी लीज होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, वो ऑप्शनल है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड को डिक्लेयर, असाइन, क्रिएट, रिमिट और एक्सटेंशन वेदर इन प्रेजेंट और फ्यूचर एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट वेदर इन वेस्टेज और कंटिजेंट ऑफ वैल्यू लेस देन ₹100 ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास की गई है जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम है, ठीक है, तो उसका भी जो रजिस्ट्रेशन करवाना वो ऑप्शनल है। इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल जो कि क्रिएट करता है, असाइन करता है, रिमिट करता है कोई भी राइट, इंटरेस्ट का टाइटल किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना है कि वो इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल जो कि क्रिएट करता है, असाइन करता है, डिक्लेयर करता है कोई भी राइट, इंटरेस्ट का टाइटल किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में। फिर आता है विल को भी रजिस्टर करवाना जो है ऑप्शनल है और जहाँ वह सेक्शन 17 इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, सेक्शन 17 जहाँ एप्लीकेबल नहीं है। बात करते हैं सेक्शन 19 की, जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, ठीक है। जब भी हम रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो उस लैंग्वेज में नहीं है जो कि रजिस्ट्रार ऑफिसर को समझ में आती है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर सकता है अनलेस आपने उस डॉक्यूमेंट के साथ एक कॉपी लगाई हो ट्रांसलेशन की उस लैंग्वेज में जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉमनली यूज की जाती है, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी के साथ। 20 जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटरलाइनेशन, ब्लैंक, एरर और अल्टरेशन। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ब्लैंक रह जाता है, एरर रह जाता है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिसर जो है वो रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, अनलेस अगर आपने उसको प्रेजेंट करते समय अपने सिग्नेचर इनिशियल्स जो है उसके अंदर अटैच ना किए हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एरर आ जाता है या कोई भी ब्लैंक छूट जाता है, ठीक है, तो वो रिफ्यूज कर सकता है एक्सेप्ट करने के लिए।
लेकिन अगर आप उनको ये जो भी ब्लैंक स्पेस रहा है वहाँ पे आप अपने सिग्नेचर इनिशियल्स करके अटैच करके उनको देते हैं तो वो रिफ्यूज़ तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को तो उनको उसको रिकॉर्ड में लिखना होगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 21 जो कि बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप्स और प्लान्स। किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते समय किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है उसका कोई भी एरिया है, जैसे कि आपने अगर देखा हो कोई भी किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं कि प्लॉट नंबर 172, ठीक है, इसका 166 स्क्वायर फीट एरिया है, नॉर्थ साइड में एक मकान बना हुआ है, साउथ में एक दुकान है, ऐसे करके पूरा जो भी प्लान या मैप होता है उसका डिस्क्रिप्शन करना कंपलसरी होता है। फिर आता है सेक्शन 22 जो कि बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस एंड रैंक बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स ऑफ सर्विस। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट के मैप और सर्विस का रेफरेंस लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके जो भी रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट जो इसके गवर्नमेंट है वो बनाती हैं। बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की जो कि बात करता है टाइम फॉर ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसके अंदर सेक्शन 23 से 27 आता है। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 23 की जो कि बात करते हैं टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करने के लिए क्या टाइम होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 के साथ। ठीक है, सेक्शन 23 हमें टाइम लिमिट बताता है रजिस्ट्रेशन की। सेक्शन 23 जो है वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफर के फेवर में रजिस्टर करवाने का इस टाइम स्पेसिफाई करता है। ये इसके करता है रिमिकेशन पीरियड जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको ट्रांसफर के फेवर में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, जो ट्रांसफर है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो हो सकता है बाय सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट या अदर मोड्स जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं अदर देन विल। ठीक है, किसी भी प्रकार से जो है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है अदर देन विल, और ये जो ट्रांसफर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरी। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन है किसी भी ट्रांसफरी के फेवर में वो जिस डेट पे ट्रांसफर हुई है वो प्रॉपर्टी उसके 4 महीने के अंदर अंदर जो है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ये बात करता है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 ये बोलता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका ट्रांसफर किसी भी वे में किसी भी मोड ऑफ ट्रांसफर से ट्रांसफर के फेवर में किया गया है तो उस ट्रांसफर के 4 महीने के अंदर अंदर जो है उस प्रॉपर्टी को या उस डॉक्यूमेंट को जो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर कोई भी अपील है अगर कोई भी डिक्री या ऑर्डर है, ठीक है, किसी भी कोर्ट का, तो उसको प्रेजेंट करना है तो वो भी 4 महीने के अंदर ही जो है उस डिक्री या ऑर्डर के पास होने के 4 महीने के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। अगर कोई अपील है कि मतलब कोई अपीलेबल ऑर्डर है, ठीक है, तो जब वो फाइनल होता है उसके बाद 4 महीने के अंदर अंदर जो उसको प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये एक मैप है जो मैंने नोट्स बनाते समय बनाया था अपने खुद के लिए, तो मैं बस समझा देती हूँ कि क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, तो हमारे लॉ में, ठीक है, 3 एक्ट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर की बात करते हैं। पहला है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। स्टैम्प एक्ट जो है उसके अंदर ये बोलता है कि जब कोई भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उस ट्रांसफर के डेट से 3 महीने के अंदर अंदर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो मोड ऑफ ट्रांसफर बताता है कि ये जो भी सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, ये जो भी है ये सब किसके अंदर बताया गया है। ये मोड ऑफ ट्रांसफर हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन एक्ट वो ये बोलता है कि कोई भी ट्रांसफर हुआ है उसके 4 महीने के अंदर अंदर उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। अगर आपने कभी भी कोई भी किसी प्रॉपर्टी का कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया है तो आपको ये प्रोसीजर जो है ये आपको देखने को मिली होगी। जब भी आप कोई भी
कोई भी डॉक्यूमेंट जो है किसी प्रॉपर्टी का, किसी भी गिफ्ट, बिल, कुछ भी है, उसका अगर आप रजिस्टर करवाने रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रोसीजर होती है। पहले आपका फॉर्म फिल किया जाता है, फिर स्टैम्प की जाती है, और जब वो डॉक्यूमेंट जब आप पेश करते हो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि किस चीज़ का ट्रांसफर है, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है। उसके बाद प्रोसीजर में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद जो है रजिस्टर किया जाता है उसको। सेक्शन 23 को साथ में पढ़ते हैं सेक्शन 25 के। ठीक है, तो सेक्शन 25 क्या बात करता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर इन द इवेंट ऑफ फेलियर, अगर कोई भी सेक्शन 23 के अंदर कोई भी पर्सन जो है डॉक्यूमेंट पेश करने में फेल हो जाता है, मतलब कि 4 महीने के अंदर किसी ने अगर डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो और गिरे इन प्रेजेंटेशन क्योंकि किस वजह से अर्जेंट नेसेसिटी है या फिर अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट है, इन दो कंडीशंस में अगर वो फेल होता है 4 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट पेश करने में, तो जो सब रजिस्ट्रार है वो अलाउ करता है फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 4 मंथ्स। ठीक है, फर्दर 4 महीने के लिए वो उसको एक्सटेंड कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। पेमेंट के फाइन में कितना फाइन है, मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देनी थी सेक्शन 23 में। ठीक है, अब आप फेल हो गए हो 4 महीने में उसको प्रेजेंट करने के लिए, तो जो फीस आपको देनी थी रजिस्ट्रेशन फीस, उसके 10 टाइम्स जो है, मैक्सिमम 10 टाइम्स उसका फाइन आपको लगेगा, और उसके साथ में आपको जो है 4 महीने का एक्सटेंशन सब रजिस्ट्रार दे सकता है। फिर आता है अपना सेक्शन 23A, जो कि बात करता है री रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाते समय कोई भी एरर आ जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा नॉट ट्रेसेबल है, तो उस सर्कमस्टांसेस में इन अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6 जो ट्रांसफर ही है वो अप्लाई कर सकता है री रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की 4 महीने के अंदर, जब वो अवेयर होता है उस एरर के से। ठीक है, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करते समय किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक या एरर हो जाती है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है, तो उसमें सर्टन सर्कमस्टांसेस जो कि चैप्टर 6 में दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर ही है वो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है 4 महीने के अंदर, जब उसको ये पता चला है कि इन डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, उससे 4 महीने के अंदर वो जो है वो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई टाइपोग्राफिकल या अदर एरर है तो उसके अंदर जो है ट्रांसफरी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट हिज कैरेक्टर रेक्टिफाइड, कि वो क्या कर सकता है, अपने जो भी कैरेक्टर की है उसको रेक्टिफाई करवा सकता है और री रजिस्टर करवा सकता है उसको रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट पे, मतलब कि जिस दिन वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी डेट पे जो है री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, नया रजिस्ट्रेशन उसी डेट पे माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 23A बोलता है। सेक्शन 23A जो है वो बेसिकली जो ट्रांसफर है उसको एक राइट प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी एरर हो जाता है रजिस्ट्रेशन करते समय, और रजिस्ट्रेशन करते समय गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको ट्रेस नहीं कर पाता है, तो वो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है 4 महीने के अंदर, जब उसको एरर पता चला। ठीक है, और अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर है तो उस केस में वो रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट के साथ री रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कि जो नया रजिस्ट्रेशन है वो उसी से इफेक्ट माना जाएगा कि जिस दिन जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन है वो किया गया हो। नंबर 24 जो है वो बात करता है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन्स एट डिफरेंट टाइम। कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको सेवरल पर्सन्स जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे, तो वो कब री रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, कब प्रेजेंट करेगा, वो ईच एग्जीक्यूशन के 4 महीने के अंदर अंदर विदिन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। ये जो चीज़ है ईच एग्जीक्यूशन, इसको ध्यान रखना है। दिखने में ये वाला सेक्शन बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये पेपर में आ चुका है आरजीएस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें हमेशा जो है जो स्टूडेंट है वो यही गलती करता है कि वो ईच एग्जीक्यूशन की जगह दूसरा जो ऑप्शन होता है उसको मार्क कर देते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से रखना। विदिन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। साथ ही में सेक्शन 26 एंड 27 भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। सेक्शन 26 जो है वो बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है जिसको डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, प्रेजेंट करना है, वो अगर आउट ऑफ इंडिया है तो वो कब प्रेजेंट कर सकता है, तो जिस दिन वो पर्सन
इंडिया वापस आता है उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है। सेक्शन नंबर 27 जो है वो बात करता है कि विल का प्रेजेंट की जा सकती है, तो विल को हम एट एनी टाइम प्रेजेंट कर सकते हैं। सेक्शन 26 एंड 27 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 26 बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन आउट ऑफ इंडिया है तो वो इंडिया आने के 4 महीने के अंदर उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है। सेक्शन 27 बात करता है कि अगर कोई विल प्रेजेंट करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो इस एट एनी टाइम जो है वो प्रेजेंट कर सकता है।